हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं उपेंद्र नाथ अस्ककृत अंजू दीदी नाटक। अंजू दीदी नाटक का मुख्य बिंदु। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। इसका स्रोत जो इस नाटक का प्रकाशक है नीला प्रकाशन, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह 2 अंकों का नाटक है और दोनों ही अंकों में 3-3 दृश्य उपलब्ध होते हैं। पहले अंक का स्थान है दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, समय 1933, गर्मियों का एक दिन है। दूसरे अंक का स्थान जो है दिल्ली में अंजलि दीदी का वही बैठक का स्थान व खाने का कमरा, लेकिन 20 वर्ष बाद 1953 में सर्दियों का एक दिन है। अंजू दीदी नाटक का उद्देश्य। अंजू दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। अस्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्यकृति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार के विघटन की समस्या को इस नाटक में दर्शाया गया है कि कैसे अंजू दीदी चाहती है कि समय पर ही सब कुछ काम घर वाले करें, समय से उठें, 8 बजे खाना खा लें, 4 बजे नाश्ता करें। ऐसी प्रवृत्तियों की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, उनका परिवार बिखरने लगता है। पात्र परिचय देखते हैं। अंजलि, अंजू दीदी इनका नाम भी है, जो कि प्रमुख पात्र हैं। श्रीपत जो अंजू दीदी का भाई है, काफ़ी फक्कड़ किस्म स्वभाव वाला है, जिसको किसी वक्त की परवाह नहीं होती है, केवल इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति होता है। इंद्र नारायण जो हैं अंजू दीदी का पति हैं और पेशे से ये वकील हैं। बाद में ये हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। अनिमा अंजू की सहेली है, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में रहने आती है दिल्ली अंजू दीदी के पास। नीरज अंजू का पुत्र है, जो कि क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से या अंजू दीदी की दबाव की वजह से वह सिटी मजिस्ट्रेट बनता है, लेकिन अंजू दीदी चाहती है कि वह IAS बने। मुन्नी है जो नौकरानी है। राधु है जो नौकर है। दूसरा अंक के जो पात्र हैं 20 वर्ष बाद, ओमी है जो कि अंजलि के पुत्र नीरज की पत्नी है, अंजलि की बहू है। अन्नू जो है वो अनिमा है, नीरज की मौसी है, जो कि अंजलि की दोस्त भी है। नजीर है, नीरज का दोस्त है। श्रीपत नीरज का मामा है, अंजलि का भाई है। मुन्नी नौकर है। इंद्र नारायण अंजू का पति है, अंजलि का पति है। नीरज जो कि अब 31 वर्ष का हो गया है दूसरे अंक में, एवं नीरज का ही बेटा है नीलम। नीरज चाहता है कि यह क्रिकेट का कप्तान बने। नीरज की पत्नी ओमी चाहती है कि यह IAS बने, लेकिन नीलम खुद चाहता है कि वह एक कवि बने। अंजू दीदी नाटक का मुख्य कथानक क्या है, आइए देखते हैं। अंजू दीदी नाटक के कथानक का अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजू अंजलि है, जिनको नाना जी ने गोद लिया था बचपन में। उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार हमेशा उन पर हावी रहते हैं। जब अंजलि की शादी हो जाती है, उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता है। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक के नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी। नाटक डाइनिंग कमरा से शुरू होता है, नाश्ते के कमरे से। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजू दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती हैं।
अंजू दीदी का कहना है, जीवन एक महान गति है, प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। वह अपनी सहेली अनिमा से बात करते हुए कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती थी, जो कि अंजलि की नौकर थी। मुन्नी उसको डांट पड़ती थी अगर जो समय पर नाश्ता नहीं मिलता था। अहम वादों व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरे पर थोपने का भरसक प्रयास करता है। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं, जो कि प्रथम अंक में पेशे से वकील हैं, दूसरे अंक में क्या होता है, ये जज बन जाते हैं। विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण एवं अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनिमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तब वह कहती है, बुरा, बड़े सिटपिटाए से थे पहले पहल, पर मैं इन्हें ही ले आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे जीजा जी पर। कोई भी तो अकल न थी, न सफाई का ख्याल, न समय का। जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूठकर पीहर जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़कर जीना पड़ता था। वे चाह कर भी चाट, पानी के बताशे नहीं खा सकते थे। नाटक में अंजू दीदी चाट, पानी के बतासे या दही बड़े खाने को बुरा मानती हैं। कहती हैं कि ये बाहर का सामान है, नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे अंदर चटोरपने का विकास होता है। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता है। अंजू का भाई श्रीपत बिल्कुल अंजू के विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी, फक्कड़, घुमक्कड़ है। उसने अपनी जिंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे करके खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपत अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है, जो कि नीरज से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है। तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता था। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लादकर उसकी इच्छाओं का गला घोट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोपकर उनकी इच्छाओं और शौक का दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम न घर का होता है न घाट का। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजू के घर में तो किसी के इच्छा को सम्मान ही नहीं किया जाता है। वह अपने घर वालों को अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपती चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं, अंजू दीदी की तरह। इनके नियम में घर की पाबंदियां अत्याचार की सीमा को पार कर जाती है। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से यह बात स्पष्ट होती है और अंजू जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं। कहाँ अंजू, दिया कभी शिकायत का मौका तुम्हें? हंसते हैं। दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पांव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई
वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, हंसते हैं। अंजू के साथ शादी करने के बाद लगा कि हम तो अछूत थे, इसने आकर हमारा उद्धार कर दिया। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी विवशता स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कड़, मनमौजी और शिष्टाचार के अत्यंत रूपी शिकंजे में फंसे हुए मरमाहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी शिथिल पड़ने पर वह दोगुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को इतना दबा दिया था कि वे अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्र नारायण का साला श्रीपत उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है और वहाँ पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वो घर पहुँचते हैं तो अंजू पर आसमान टूट पड़ता है। उसे लगता है कि यह क्या हुआ, हमारे पति ने शराब कैसे पी लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वो घर पहुँचे तब अंजू के अहम को धक्का लगता है और उसके व्यवस्था तंत्र पर आसमान टूट पड़ता दिखाई देता है। अब इंद्र नारायण जी का शराब पी कर आना रोज की बात हो जाती है, जो अंजू के लिए असहन करना असहनीय था। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। नाटक में प्रथम अंक में ही केवल अंजू दीदी का जिक्र है। दूसरे नाटक के दूसरे अंक के शुरुआत में ही पता चलता है कि अंजू दीदी मर चुकी है। दूसरे अंक में 3 दृश्य हैं, तीनों दृश्य में कहीं भी अंजू दीदी जीवित नहीं है, वह पहले ही अंक में मर चुकी है। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर लेकर चली गई थी। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। ओमी भी एकदम अंजू की सेम टू सेम समझिए कि कॉपी थी। जो काम पहले अंजू करती थी अब वही काम ओमी करती है। अंजू के मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था ओमी के माध्यम से। अंजू के मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़ देते हैं और अंजू जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। धन्यवाद।